अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 127 अपनी बुक को आप लोग ओपन करें। चैप्टर बेटे हमने कंप्लीट कर लिया है, डैट इज़ एंजाइम्स। आज इस चैप्टर की एक्सरसाइज बेटे मैं आप लोगों को करवाऊंगी। चैप्टर नंबर 5 एंजाइम्स, छोटा सा चैप्टर था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इस चैप्टर में बेटे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और बहुत सारे डिफरेंसेस जो हैं वो आ सकते हैं। आपको अगर याद हो तो इस चैप्टर में मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंसेस लिखवाए हैं, ठीक है। और जितने भी डिफरेंसेस मैंने आपको राइट करवाए हैं, आपने सारे के सारे डिफरेंसेस यहाँ पे लाजमी करने हैं, उनको छोड़ना नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि जो मैंने डिफरेंसेस, अगर सपोज मैंने 10 लिखवाए हैं तो आप उसमें से 8 कर लो, अगर मैंने 8 लिखवाए हैं तो 7 कर लो। थोड़ा सारा एक दो डिफरेंस आप छोड़ सकते हो, लेकिन वैसे ओवरऑल डिफरेंसेस आपने नहीं छोड़ने, क्योंकि ये आपके पेपर में अक्सर आ सकते हैं। चैप्टर है हमारा एंजाइम। पहला टॉपिक अगर आप लोग देखो यहाँ पे एंजाइम्स का टॉपिक हमें पहले दिया हुआ है, हमने डिटेल से पढ़ा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे अंडरलाइन आप लोग कर लो। बायोकैटलिस्ट की डेफिनेशन आ सकती है, एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक है। जितने यहाँ पे येलो बॉक्सेस बेटे लिखे होते हैं ना, जितने ये वाले सारे, ये सारे के सारे आपने प्रिपेयर करने हैं, इनको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आओ। यहाँ पे एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। ये सारा आपने बेटे प्रिपेयर करना है। व्हाट इज़ एक्टिव साइट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ बाइंडिंग साइट, व्हाट इज़ कैटालिटिक साइट, ये सारा आपने, व्हाट इज़ को फैक्टर, व्हाट आर मेटल आइंस, व्हाट आर एपो एंजाइम्स एंड व्हाट आर होलो एंजाइम्स। इनके डिफरेंसेस भी आते हैं। मैंने आपको एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम के डिफरेंसेस भी राइट करवाए हुए हैं। मैंने आपको को फैक्टर और को एंजाइम का डिफरेंस भी बताया हुआ है। आपने ये तमाम के तमाम डिफरेंसेस लाजमी करने हैं। इसी तरह ये बॉक्स भी आपने अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट पेज पे आओ, इसको अंडरलाइन करो। प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये आपका लिखा हुआ है प्रोस्थेटिक ग्रुप, इसको अंडरलाइन करें। फिर आपका नीचे लिखा हुआ है को एंजाइम, इसको आप अंडरलाइन करो। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका लॉन्ग में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है कि किस तरह से एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन होते हैं, कौन सी साइड पे कंबाइन होते हैं, किस तरह से सब इनका जो है वो कम्प्लेक्स बनेगा, कम्प्लेक्स के बाद किस तरह से यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इसी, जब हम मैकेनिज्म लिखते हैं तो मैकेनिज्म के अंदर ही जो है वो आपके दोनों मॉडल्स भी आएंगे, ठीक है। एक आपका की एंड लॉक मॉडल था और एक आपका इंड्यूस फिट मॉडल था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिया, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस पे की एंड लॉक मॉडल मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, इसकी डायग्राम भी मैंने ड्रॉ करके दिखाई थी, इसकी डायग्राम भी आपको आनी चाहिए। इंड्यूस फिट मॉडल, इन दोनों के साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, एमसीक्यूज में इनके साइंटिस्ट आ सकते हैं, ये आपको बेटे अच्छी तरह से आने चाहिए। नेक्स्ट पेज पे चलो, ये डायग्राम भी मैंने आपको ड्रॉ करके दी थी, ये डायग्राम भी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम एक्शन का जो रेट है उस पर कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, शॉर्ट में आते हैं कि कोई से एक फैक्टर या दो फैक्टर पे आप लोग नोट लिखें तो देन आपने लिखना है। यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर को अंडरलाइन कर लो। व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये आ सकता है आपका, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डीनेचुरेशन, इसको भी अंडरलाइन करें, ठीक है। और यहाँ पे अगली जो चीज़ है पीएच, दिस पीएच इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पीएच के दरमियान में से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी सारे आ सकते हैं। जैसे कि पहले तो आएगा व्हाट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर, ट्रैप्सिन का मेन फंक्शन क्या है, पेप्सिन का फंक्शन क्या है, पपाइन का जो है क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जितने भी यहाँ पे इस बॉक्स में जो एंजाइम्स लिखे हुए हैं, ये तमाम के तमाम एंजाइम्स बेटे आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर आ सकते हैं। ये सारे आपको आने चाहिए, जो मैंने अंडरलाइन करवाए हैं ये भी आपको आने चाहिए। नेक्स्ट आपका ये भी एक दफ़ा आप इससे गो थ्रू हो जाना। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है, अगर आप आओ यहाँ पे तो एंजाइम इनिवेशन, व्हाट आर इनिवेटर्स, व्हाट इज़ यू मेंट बाय इनिवेशन, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसके आगे मैं इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ, इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन जो है लाजमी आपने प्रिपेयर करना है और कोशिश करनी है जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होते हो तो आप उसको हेडिंग और सब हेडिंग्स के साथ बेटे अटैम्प्ट किया करो। पहले हम लिखेंगे व्हाट इज़ यू मेंट बाय एंजाइम इनिवेशन, फिर आप एंजाइम इनिवेटर की जो है डेफिनेशन लिखोगे। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है टाइप्स ऑफ इनिवेटर्स की। टाइप्स ऑफ इनिवेटर में आपने दो, पहले 1 2 लिख देने हैं, फिर 1 बाय 1 दोनों की हेडिंग देके आपने उनको जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कोशिश करनी है कि डायग्राम भी साथ, अगर आपके पास पेपर में टाइम बच गया आपके पास,
आप टाइम देख लेना। अगर आपको लग रहा है कि इतना टाइम है कि मैं डायग्राम ड्रॉ कर सकती हूँ तो फिर आप लोग डायग्राम भी मस्ट यहाँ पे बेटे ड्रॉ करो। नेक्स्ट पेज पे आओ। यहाँ पे आपको नज़र आएगा इरिवर्सेबल इनिबिटर्स एंड रिवर्सेबल इनिबिटर्स। इन दोनों को भी आपने इनकी एक एक या दो दो डिफरेंसेस याद करने हैं, इनकी डेफिनेशन याद करनी है और इनकी एग्जाम्पल याद करनी है। एग्जाम्पल भी साथ ही लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन और यहाँ पे लिखी हुई है मेलोनेट। नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनिबिशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपके सिग्निफिकेंस आ सकते हैं। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनिबिशन, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपने लाजमी करने हैं। फीडबैक इनिबिशन, ये भी आप लाजमी करोगे, ठीक है। ये भी आपके पेपर में एक दो दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा। फीडबैक इनिबिशन ऑफ एंजाइम, यहाँ पे इस पेज पे अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, ये आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। ये शॉर्ट भी आ सकता है, व्हाट इज यू मेंट बाय ऑक्सीडो रिडक्टाइजेज, व्हाट इज यू मेंट बाय ट्रांसफेरेजेज, या इसका काम क्या है। हाइड्रोलिसिस कौन से एंजाइम है, इनका मेन फंक्शन क्या है। लाइजेजिस का मेन फंक्शन क्या है, या आइसोमरेजिस जो हैं उनका मेन फंक्शन क्या है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, ये भी आपने लाजमी करनी है। ये बेटे कोई एक एंजाइम भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है सब भी आए। शॉर्ट में एंजाइम आ सकते हैं कि व्हाट आर प्रोटीएजेस और इनका फंक्शन क्या है, लाइपेजेस का फंक्शन क्या है, या इवन आपसे न्यूक्लियेजेस के भी पूछ सकते हैं फंक्शन। और अगर आपको याद हो जब ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था तो बड़ा डिटेल में मैंने इसकी डायग्राम जो है एक डिफरेंट सी ड्रॉ करके तो आप लोगों को इसको एक्सप्लेन किया था। क्लासिफिकेशन वैसे हमें मुश्किल लग रही होती है, लेकिन अगर हम देखें तो ये क्लासिफिकेशन एंजाइम्स की टफ नहीं है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। बेटे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज में अगर आप लोग आओ पेज नंबर 138, पेज नंबर 138 अपनी बुक का ओपन करें। सेक्शन 1 है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। व्हाट रोल डज नाइकोटाइन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड प्ले इन ऑक्सीडेटिव पाथवेज, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर है पार्ट बी, डेट इज कोएंजाइम। कोएंजाइम इज योर राइट ऑप्शन। कोएंजाइम पे आप टिक कर दें, ठीक है, यानी कि पार्ट बी पे। पार्ट 2 है आपका द एंजाइम डेट कैटेलाइज द रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड टुगेदर बाय सिंथेसिस ऑफ न्यू बॉन्ड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी आर प्लेस्ड इन ग्रुप। उनको हम किस ग्रुप में रखते हैं, डेट इज ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है, हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज पे टिक लगाओ। नेक्स्ट आओ नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज की एग्जाम्पल कौन सी है, 4 डिफरेंट आपको एंजाइम दिए हुए हैं, तो हाइड्रोलेज की एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। बी पार्ट पे आपने टिक लगाना है। नेक्स्ट चलते हैं 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज करेक्ट, तो सी इज योर राइट आंसर। दे आर स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ द रिएक्शन दे कैटेलाइज। Number 5, enzyme B requires zinc to catalyze the conversion of substrate X. The zinc is the best identify as zinc. किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका आंसर है पार्ट बी, यानी कि एक्टिवेटर। आप क्या किसको टिक करोगे, एक्टिवेटर। पार्ट बी पे आप लोग बेटे टिक लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ एन एंजाइम सोल्यूशन इज सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट, नजर आ रही है ना आपको बुक। The most effective way to obtain an even faster yield of product would be, A part आपका right answer है, add more of the enzyme। A part पे आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 7 की तरफ। How does a non-competitive inhibitor decrease the rate of an enzyme catalyzed reaction? Part B, by changing the shape of the enzyme. This is your correct option। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट ए की तरफ। विच एंजाइम क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटेलाइजिंग द एडिशन ऑफ वाटर टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। आपका राइट आंसर है हाइड्रोलेज, यानी कि पार्ट सी। सी पे आप टिक लगाएंगे, ठीक है, सी पे। क्लियर। तो ये हमने अपना फर्स्ट सेक्शन डेट इज एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल 8 एमसीक्यूज थे, 8 के 8 मैंने आपको यहाँ पे सारे मार्क करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटे आप मूव करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक्शन 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एंजाइम एंड कोफैक्टर। एंजाइम और कोफैक्टर को आपने डिफाइन करना है। एंजाइम और कोफैक्टर को हम डिफाइन कर चुके हैं, हमने डिटेल में पढ़ा है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ।
एंजाइम इज अ बियोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट बीइंग यूज्ड अप। ये है एंजाइम की डेफिनेशन। और लेकिन आपने डेफिनेशन एंजाइम की हमेशा पूरी लिखनी है। अक्सर बच्चे बस सिंपल लिख देते हैं कि ये कैटलिस्ट हैं जो स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को। ये डेफिनेशन लिखोगे तो रॉन्ग होगी। आपने पूरी डेफिनेशन लिखनी है, यानी कि एंड पे आपने मेंशन करना है कि विदाउट बीइंग यूज्ड अप, यानी कि ये यूज़ नहीं होंगे, रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे और एज इट इज़ जो है वो वहाँ से निकल जाएंगे। ये पूरी डेफिनेशन राइट करोगे देन ये आपकी डेफिनेशन ठीक होगी। अगला चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है? इट इज़ अ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस। ये नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है रिक्वायर्ड फॉर एन एंजाइम टू फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, इट इज़ अ मेटालाइन और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। और इसकी डेफिनेशंस भी आपने दोनों की लिखनी है। जब भी बेटे आपका चाहे जितने भी साइंस सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो बियोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, मैं बार बार बात रिपीट करती हूँ, जहाँ भी आपका क्वेश्चन आएगा डेफिनेशन का, डिफाइन का क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल मस्ट होती है। एंजाइम की भी एग्जाम्पल आप लिखोगे और कोफैक्टर की एग्जाम्पल भी यहाँ पे आपने लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिफरेंशिएट बिटवीन को एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे, दोबारा बता देती हूँ, 2-3 बताती हूँ यहाँ पे। को एंजाइम क्या होते हैं? इट इज़ अ कोफैक्टर। को एंजाइम कोफैक्टर होते हैं विच इज़ लूजली अटैच टू एंजाइम। जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप में आप क्या लिखोगे? इट इज़ कोफैक्टर विच फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद एंजाइम। इज दैट क्लियर? ये डेफिनेशन आपकी बुक में भी दी हुई है जो मैंने आपको भी बताई है। एक डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस आप यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं? कोएंजाइम में क्या लिखोगे? इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू विटामिन्स। और प्रोस्थेटिक ग्रुप के केस में आप क्या लिखोगे? इट इज़ नॉट क्लोजली रिलेटेड टू विटामिन्स। थर्ड डिफरेंस में आप इन दोनों की एग्जाम्पल लिख लेना। कोएंजाइम की एग्जाम्पल में आप NAD+ लिख लेना और प्रोस्थेटिक की ग्रुप में एग्जाम्पल आप लिख लेना हीम ग्रुप। हीमोग्लोबिन से जो हीम होता है ना, HEME, यानी कि हीम ग्रुप जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। इज दैट क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिसिस? गिव 2 एग्जाम्पल। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है? आपने हाइड्रोलिसिस को डिफाइन करना है और उसी की एग्जाम्पल लिखनी है। तो यहाँ पे आप क्या मेंशन करेंगे कि हाइड्रोलिसिस आर एंजाइम्स दैट कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन बाय एडिंग वाटर्स। ये सही डेफिनेशन है इसकी। दोबारा बोल रही हूँ ताकि आप लिख सकें, आप लोग लिख लो। हाइड्रोलिसिस आर एंजाइम्स, सॉरी हाइड्रोलिसिस नहीं है ये, मैं गलत बोल रही हूँ, हाइड्रोलेसिस है ये। ठीक है, वर्ड हाइड्रोलेसिस है। सॉरी बेटे, कभी कभार स्किप ऑफ टंग हो जाता है। दिस इज़ नॉट हाइड्रोलिसिस। मैंने हाइड्रोलिसिस तो एक प्रोसेस है ना, हाइड्रोलेसिस है ये। हाइड्रोलेसिस किसको कहते हैं? एंजाइम को कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ये गलत बोल दिया। हाइड्रोलेसिस आर एंजाइम्स, ये एंजाइम्स हैं दैट कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन बाय एडिंग वाटर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। और जो रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं उन रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस कहते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये आप यहाँ पे राइट करेंगे। आई होप कि आपने डेफिनेशन लिख ली होगी, फिर भी एक दफ़ा से दोबारा बता देती हूँ। हाइड्रोलिसिस बेटे ये एंजाइम्स हैं। They are enzymes that catalyze the breakdown of large molecule into smaller one by addition of water या by adding water. और the reactions are called hydrolysis reaction. They are involved in digestion and other metabolic process. और कॉमन एग्जाम्पल इसकी हम क्या दे सकते हैं? आपकी बुक में पूछा है 2 एग्जाम्पल, तो बेटे एक एग्जाम्पल आप इसकी दोगे अमाइलेज और दूसरी एग्जाम्पल आप इसकी क्या दे लोगे? प्रोटीएज, PROTEASE। ठीक है, और आपको इन दोनों के फंक्शंस भी आने चाहिए। अमाइलेज का मेन फंक्शन क्या होता है? इट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। ये स्टार्च को ब्रेक करती है और शुगर में कन्वर्ट करती है। प्रोटीएटीज क्या करते हैं? ये प्रोटीन को ब्रेक करते हैं और किस में कन्वर्ट करते हैं? अमाइनो एसिड में। क्लियर? लिख लोगे ना? What is meant by activation energy? Activation energy क्या होती है? Activation energy is the minimum amount of energy required for a chemical reaction to start.
इट इज़ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बाउंड ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। और आपकी बुक में एक्टिवेशन एनर्जी अच्छी खासी बताई हुई, आपने कोशिश करनी है कि एक पैराग्राफ की फॉर्म में इसको जो है वो राइट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फीडबैक इनिबेशन। आपने फीडबैक इनिबेशन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी है। फीडबैक इनिबेशन क्या होता है? फीडबैक इनिबेशन इज द फिनोमेना वेयर द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल द प्रोसेस इटसेल्फ, यानी कि जो प्रोडक्ट बनते हैं वही प्रोडक्ट फिर क्या करते हैं, उस प्रोसेस को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। याद आया बेटे, हमने पढ़ा था ये। तो आप यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन लिखोगे कि फीडबैक इनिबेशन इज द फिनोमेना वेयर द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल द प्रोसेस इटसेल्फ। ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट यहाँ पे इस पेज पे जो लास्ट क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है? गिव एग्जांपल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। आपकी बुक में बेटे आप पीछे जाओ टॉपिक पे कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव पे, तो वहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। ठीक है, लेकिन दोबारा से मैं भी एक दफ़ा एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में आप 3 एग्जांपल लिख सकते हैं, पेंसिलिन, मेलोनेट एंड एंटीबायोटिक्स की, बुक में भी गिवन है। और जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? मरकरी, साइनाइड और सिल्वर। 3 एग्जांपल्स आप ये यहाँ पे राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 139 अपनी बुक का आप लोग ओपन करेंगे, पेज नंबर 139। ठीक है। व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर? गिव ऑप्टिमम पीएच ऑफ 3 ह्यूमन एंजाइम्स। ठीक है, आपसे पूछा हुआ है कि ऑप्टिमम पीएच क्या होता है और ह्यूमन एंजाइम्स के 3 पीएच जो है उनका ऑप्टिमम, जो एंजाइम्स है ना 3, उनका ऑप्टिमम आपने पीएच बताना है। तो ऑप्टिमम पीएच बेटे क्या होता है? ऑप्टिमम पीएच जो है इज अ स्पेसिफिक पीएच एट विच एन एंजाइम वर्क्स मोस्ट एफिशिएंटली। वो पीएच जिस पे एंजाइम ज़्यादा एफिशिएंटली अपना जो है वर्किंग करता है उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। और इसमें जो है हाईएस्ट एक्टिविटी होती है एंजाइम की इस पीएच पे। कॉमन एग्जांपल्स में आप यहाँ पे ह्यूमन एंजाइम्स की एग्जांपल्स आपसे पूछी हुई हैं, आपकी बुक में भी एग्जांपल्स हैं, मैं भी आपको बता देती हूँ। एक है पेप्सिन और इसकी पीएच जो है वो है 1.5 टू 1.6। सेकंड है स्लाइवरी अमाइलेज, डैट इज़ उसकी पीएच कितनी है? 4.6 से 5.2 तक। और लास्ट में आप लिख सकते हो ट्राइप्सिन, उसकी पीएच कितनी है? 7.8 से लेकर 8.7 तक। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन नंबर 3। हमारे पास आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन क्वेश्चंस के आपने लॉन्ग आंसर्स देने हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम एक्सप्लेनिंग द रोल एंड कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। बेटे ये हमने शुरू में इस चैप्टर के पढ़ा था, वहाँ पे आपने सारा बताना है कि स्ट्रक्चर क्या है एंजाइम्स का। ठीक है, आपने यहाँ पे डिटेल से स्ट्रक्चर बताओगे। ठीक है, आपने बताना है कि एंजाइम्स क्या होते हैं। पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ पे बताओगे एंजाइम्स क्या हैं, फिर एक्टिव साइट बताओगे, फिर एक्टिव साइट के 2 रीजन हमने पढ़े थे, बाइंडिंग साइट, कैटालिटिक साइट, वो आपने बताना है यहाँ पे। फिर आपने 2 चीज़ें और मेंशन करनी है, को फैक्टर एंड को एंजाइम, उन दोनों को डिफाइन करोगे। को फैक्टर की टाइप्स लिखोगे। को फैक्टर की 3 टाइप्स थी अगर आपको याद हो, मेटालाइन था, प्रोस्थेटिक ग्रुप था और हमारे पास को एंजाइम आता था। और उनकी फिर आपने एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे जो है वो मस्ट लिखनी है। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। इस तरह से इसको आप डिटेल जो है इसका आंसर दोगे। डिफ्रेंशिएट अमंग 3 टाइप्स ऑफ को फैक्टर बाय गिविंग एग्जाम्पल। आपकी बुक में को फैक्टर की तीनों जो हैं टाइप्स हैं वो भी लिखी हुई हैं और उनकी एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई हैं, वहीं से देख के आप इसको प्रिपेयर करोगे। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन थ्रू इंड्यूस फिट मॉडल कंपेयरिंग इट विद लॉक एंड की मॉडल। यहाँ पे आपने लॉन्ग क्वेश्चन, अगर आपको भी याद हो बेटे, तो मैंने जब ये चैप्टर सारा मैं आपको बता रही थी तो मैंने जो टॉपिक था हमारा एंजाइम एक्शन का, वहाँ पे मैंने साथ स्पेशल लिखा था कि इम्पॉर्टेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। इसमें आपने पूरा एंजाइम का एक्शन और मैकेनिज्म लिखना है। फिर आपने बताना है कि 2 तरह के मैकेनिज्म के यहाँ पे हमारे पास मॉडल हैं, दोनों मॉडल्स की आपने डेफिनेशन हेडिंग दोगे, उसको अच्छी तरह डिफाइन करोगे, एक्सप्लेन करोगे और कोशिश करोगे डायग्राम भी ड्रॉ करो। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्सप्लेन थ्रू ग्राफ हाउ एन एंजाइम स्पीड अप आ रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। आपने एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करना है और ग्राफ बनाना है और पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, पीछे आपकी बुक में दिया गया पूरा का पूरा, आपने इसके ऊपर वो टॉपिक लिखना है। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द, हमने बहुत सारे
पढ़े थे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बेटे इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास टेम्परेचर था। तो यहाँ पे आपने ना अपना पूरा वो जो फैक्टर था टेम्परेचर का, उसको आपने यहाँ पे डिटेल से जो है वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपेयर द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम ऑफ ह्यूमन एंड थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। ये भी आपकी बुक में दिया गया है, वहीं से आप इसको जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप टेम्परेचर पे आओगे ना, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, वहाँ पे ये आपको टॉपिक गिवन है, आपने वहीं से ये करना है। मैं आपको बल्कि बताती हूँ। आप फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन अगर अपनी बुक में से ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको टॉपिक नज़र आएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर में आपको यहाँ पे बेटे सारा आपने वही लिखना है। ठीक है, इसी के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है और यहाँ पे आपको ये वाली एग्जांपल भी नज़र आ जाएगी। ठीक, क्लियर कर लोगे? क्लियर? बल्कि आप यूँ करें, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, आप इसको अच्छी तरह डिटेल से कर लो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्वेश्चन नंबर 6 आप रहने दो, ये मत करो। कंपेयर द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम ऑफ ह्यूमन एंड थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, ये आप रहने दें। कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आपने नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका आता है, डिस्क्राइब हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। उन आपकी बुक में यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के फैक्टर हैं। उन्हीं फैक्टर्स में हमारे पास थर्ड फैक्टर आता था एंजाइम कंसंट्रेशन का। तो आपने यहाँ पे वही फैक्टर जो है डिटेल यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। आपकी बुक में जो टॉपिक था फैक्टर इफेक्टिंग द एंजाइम एक्शन, उसी में बेटे आपको सबस्ट्रेट भी दिया हुआ है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी एक फैक्टर है। वो फैक्टर आपने डिटेल से इस क्वेश्चन के आंसर में राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, डिस्क्राइब एंजाइमेटिक इनिबिशन, इट्स टाइप एंड इट्स सिग्निफिकेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आ सकता है। इसको आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है। आपकी बुक में एंजाइम इनिबिशन, मैंने जब ये आपको बताया था, मैंने इसके साथ इंपॉर्टेंट लिख भी दिया था। तो आपने एंजाइम, देखो यहाँ पे ही मैंने इंपॉर्टेंट लिखा था, ये मैंने भी आपसे कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा इसमें आपने डिटेल जो है वो नोट लिखना होता है और साथ ही सिग्निफिकेंस भी जो है वो भी बताने हैं आपने। ठीक है, यहाँ तक आप ये पूरा का पूरा इस पर नोट लिखोगे, एक लॉन्ग नोट। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैटेगराइज इनिबेटर्स इनटू कम्पिटेटिव एंड नॉन कम्पिटेटिव इनिबेटर्स। पीछे आए इनिबेटर्स पे बेटे, वहाँ पे दो तरह के इनिबेटर्स, कम्पिटेटिव एंड नॉन कम्पिटेटिव आपकी बुक में दिए गए हैं, वो आपने दोनों यहाँ पे राइट करने हैं। एक्सप्लेन फीडबैक इनिबेशन, फीडबैक इनिबेशन का टॉपिक भी यहाँ पे गिवन है, वो भी आप कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, क्लासीफाई एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन कैटालाइज। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम मैंने आपको कराया था और क्लासिफिकेशन की डायग्राम भी मैंने आपको एक ड्रॉ करवाई थी। आपने यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम डिटेल लिखनी है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो दोनों क्लासिफिकेशन आप यहाँ पे राइट करोगे। ठीक है, क्योंकि आपसे कोई एक स्पेसिफिक तो नहीं पूछी, उन्होंने टोटल क्लासिफिकेशन पूछी हुई है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, गिव एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम नेम अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन पूछी है, तो फिर आप ये वाले सिर्फ जो है एंजाइम बताएंगे। इज दैट क्लियर? हमारा सेक्शन 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंक्यूजिटिव क्वेश्चंस। इंक्यूजिटिव क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना बेटे, कोशिश करनी होती है कि इनका बस एक साइंटिफिक रीज़न की तरह इनका आंसर दिया करो, ना बहुत शॉर्ट हो और ना बहुत लॉन्ग हो, बट टू द पॉइंट जो है इनके आंसर हमने देने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, 1 बाय 1 मैं आपको करवाती हूँ। डज फिजिकल एक्सरसाइज इन्वॉल्व एनाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस और बोथ? गिव एविडेंस फॉर योर आंसर। फिजिकल एक्सरसाइज इन्वॉल्व बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज में एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, और ये दोनों प्रोसेस जो है इकट्ठे कंबाइन होके जो है ये वर्किंग करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं उनकी जो है ब्रेकडाउन होती है बेटे जब हम एक्सरसाइज करते हैं। मेन पॉइंट्स मैं बताऊंगी, उन्हीं पॉइंट्स को आपने कोशिश करनी है कि आप लिख लो। जब एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी जो है कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लाइकोजन है, फैट्स है, इनको सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट करेगी और
क्या करेगी, एटीपी जनरेट करेगी, ठीक है। और एटीपी आपको पता है कि सेल की एनर्जी है, और इस ब्रेकडाउन को हम क्या कहते हैं, दिस ब्रेकडाउन इज नोन एज कैटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि लार्जर फूड पार्टिकल्स ब्रेकडाउन हो रहे हैं स्मॉलर वन में और एटीपी आपके पास जनरेट हो रही है, कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया। इसी तरह अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज करो, ठीक है, रनिंग करो या साइकिलिंग करो, तो मसल्स प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अमाइनो एसिड फिर यूज होता है फॉर एनर्जी, और ये भी क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। दूसरी बात करेंगे हम एनाबॉलिक, यानी कि ये जो दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं ये कैटाबॉलिक प्रोसेस की हैं। अब बात करते हैं हम एनाबॉलिक प्रोसेस की। एनाबॉलिक प्रोसेस में बेटे क्या होगा, एनाबॉलिक प्रोसेस में हमारे पास मसल्स रिपेयर होते हैं और ग्रोथ होती है, यानी कि एक्सरसाइज के बाद जब एक्सरसाइज आप खत्म कर लेते हो, एक्सरसाइज जब कर रहे थे कौन सा प्रोसेस था, कैटाबॉलिक। जब एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर ली तो अब जो प्रोसेस स्टार्ट होगा डेट इज एनाबॉलिक। एनाबॉलिक प्रोसेस में ज़्यादा डोमिनेट प्रोसेस होता है, इसमें ट्रेनिंग, स्क्वाट्स, डिफ्ट लिफ्ट, ये सारे के सारे आपके जो है मसल्स प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, जो डैमेज फाइबर हैं और जो मसल मास है उसको इंक्रीज करते हैं। इस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर होती है, न्यूट्रिएंट्स लाइक अमाइनो एसिड जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, और ये प्रोसेस क्या है, ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। और ये दोनों प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन होती है और मसल जो है उनकी अडेप्टेशन होती है, ठीक है। और यानी कि देखो, जब आपने कैटाबॉलिक एक्टिविटी की थी, इंटेंस वर्क किया था, तो माइक्रो टीयर्स हो गए थे आपके मसल फाइबर में, और जब एनाबॉलिक प्रोसेस हुआ था उन्हीं टीयर्स की, उन्हीं मसल्स में जो इंजरीज आई थी, उन्हीं मसल्स को क्या होगी थी उस प्रोसेस में, एनाबॉलिक में उन्हीं का रिपेयर हो जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इफ अ केमिकल रिएक्शन कुड अकर विदाउट एन एंजाइम, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव वन। आपने यहाँ पे सिंपल बताना है कि कोई केमिकल रिएक्शन विदाउट एंजाइम हो सकता है, कैसे, क्यों, ये सारा कुछ आप यहाँ पे बताएंगे। आपने क्या बताना है, सिंपल यहाँ पे कि एंजाइम जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज क्रूशल फॉर बियोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है। आप थोड़ा सारा यहाँ पे एंजाइम्स के बारे में यहाँ पे सारा बताओगे कि एंजाइम्स क्या करते हैं, ठीक है। और एंजाइम की डेफिनेशन लिखनी है कि एंजाइम जो हैं वो रिएक्शंस को बेटे स्पीड अप करेंगे। बहुत सारे प्रोसेस जैसे डाइजेशन है, रिस्पायरेशन है, नर्व सिग्नलिंग है, ये जो है विदाउट एंजाइम नहीं होते, एंजाइम ही इन रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। और अगर ये रिएक्शन एंजाइम्स के बगैर होंगे तो ये इतने स्लोली होंगे कि हमारी बॉडी जो है वो सही तरह से अपनी वर्किंग परफॉर्म नहीं करेगी। इसके अलावा एंजाइम जो हैं वो एनर्जी को कंजर्व करते हैं बाय रिड्यूसिंग नीड फॉर हाई टेम्परेचर और प्रेशर ड्राइव रिएक्शन। तीसरी चीज़ क्या है कि एंजाइम जो हैं दे आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर, यानी कि एंजाइम जो हैं दे टारगेट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। ये कुछ पॉइंट्स आपने यहाँ पे, यानी कि एंजाइम्स की इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन में आप लिखोगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। कंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्ट ग्राफ बेस्ड ऑन द डाटा अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एंजाइम कंसंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। अपनी बुक पे अगर आप लोग पीछे जाएं, जहाँ पे आपको फैक्टर्स दिए हुए थे, फैक्टर इफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, वहाँ पे 3 डिफरेंट तरह के फैक्टर हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी है, एंजाइम कंसंट्रेशन भी है और टेम्परेचर भी है। आपने सिंपल वो ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करने हैं तीनों, और उन तीनों ग्राफ्स को आपने एक्सप्लेन कर देना एज इट इज। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द कम्पिटेटिव एंड नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ केमिकल यूज्ड इन डेली लाइफ, ठीक है। डेली लाइफ में से आपने कुछ एग्जाम्पल देनी है। पहले एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ कम्पिटेटिव की, मैं बोल रही हूँ, डिक्टेट कर रही हूँ, आप लोग राइट करें। कम्पिटेटिव इनहिबिटर की एग्जाम्पल्स में सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे पास आएगी इथेनॉल, यानी कि इथेनॉल क्या है, लिवर एंजाइम है। आप क्या लिखेंगे, इथेनॉल। दूसरी एग्जाम्पल कम्पिटेटिव इनहिबिटर की क्या है, कैफीन, यानी कि ये टारगेट करेगा हमारे ब्रेन रिसेप्टर को। किसको टारगेट करेगा, ब्रेन रिसेप्टर को। तो कम्पिटेटिव में आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिखोगे इथेनॉल, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, इथेनॉल बेटे, और साथ क्या आ जाएगी, कैफीन, ठीक है। इथेनॉल का मेन फंक्शन क्या है कि ये हमारे लिवर एंजाइम को टारगेट करता है। कैफीन क्या करता है, ये हमारे ब्रेन रिसेप्टर जो हैं उनको टारगेट करेगा। क्लियर। तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स बता दी। इसके अलावा 2 एग्जांपल्स और बता देती हूँ। एक एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हो आर्टिफिशियल स्वीटनर की, आर्टिफिशियल स्वीटनर।
अक्सर लोगों को शुगर होती है ना, तो बेटे वो फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ करते हैं। वो भी एग्जांपल है किसकी, कम्पिटेटिव इनिबिटर की। और फोर्थ एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हैं, एस्पिरिन। क्लियर, ये 4 एग्जांपल्स मैंने आपको लिख दी हैं किसकी, कम्पिटेटिव इनिबिटर की। अब हम लिखते हैं नॉन कम्पिटेटिव। नॉन कम्पिटेटिव में आप लोग आओ, नॉन कम्पिटेटिव इसकी एग्जांपल्स लिखनी है डेली यूज में से। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसकी है साइनाइड, CYANIDE, साइनाइड। और साइनाइड का मेन फंक्शन क्या है कि ये टारगेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया को और माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पायरेटरी एंजाइम्स को। और दूसरी कॉमन एग्जांपल इसकी है हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स जैसे कि लेड और मरकरी। ठीक है, कौन से हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स में भी कॉमन एग्जांपल कौन सी मैं आपको दी है, लेड एंड मरकरी। इज डेट क्लियर। तो बेटे ये कम्पिटेटिव इनिबिटर्स की एग्जांपल्स हैं और ये नॉन कम्पिटेटिव इनिबिटर की एग्जांपल है। और इसके साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की कंप्लीट हो गई है। इस चैप्टर में मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंसेस लिखवाए थे कम्पिटेटिव नॉन कम्पिटेटिव की। और इसके अलावा जो 2 मॉडल थे ना, एक इंड्यूस फिट मॉडल और एक था की एंड लॉक मॉडल, उनके डिफरेंसेस भी मैंने आपको राइट करवाए थे। कोएंजाइम, एपोएंजाइम्स, बहुत सारे डिफरेंसेस मैंने आपको राइट करवाए थे इस चैप्टर में। सारे के सारे डिफरेंसेस आपने यहाँ पे मस्ट जो है वो करने हैं। इसी के साथ ही बेटे अपना टॉपिक बेटे आज का मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में चैप्टर 6 हम स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।